सभी बीएलई भाइयों को मेरा नमस्कार। मैं नवल शर्मा सीएससी उत्तर प्रदेश टीम से आज की मुलाकात की श्रृंखला के क्रम में आज हम आधार सर्विसेज के बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे। और इस सेशन में आज की आधार सर्विसेज में जो टॉपिक है वो आज की मुलाकात में हमने रखा है। जैसे कि सभी बीएलई भाई जो कि हमारे यूसीएल पे काम कर रहे हैं, कुछ से डिस्ट्रिक्ट्स हैं हमारे 66 लोकेशन पे हम आधार सेवा केंद्र पे भी काम करते हैं। तो पिछले कुछ एक समय से जो पेनल्टीज हैं डॉक्यूमेंट एरर के बिहाफ पे, सस्पेंशन पेनल्टीज, ये लगातार चल रहा है। तो हम लोग इसी पे आज चर्चा करेंगे कि किस किस डॉक्यूमेंट एरर पे किस किस तरह की पेनल्टी लगती है और कितनी पेनल्टी लगती है, और कितने टाइम पीरियड पे जो है सस्पेंशन भी होता है और कितने टाइम पीरियड के लिए सस्पेंशन किया जा सकता है। तो सभी बीएलई भाइयों से मेरा अनुरोध है कि आप इस श्रृंखला में जो मतलब इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, आप लोग इसको देखें ध्यानपूर्वक। जो चीज़ें मैं आपको बताने जा रहा हूँ, जिससे कि आप लोग जब काम कर रहे होते हैं तो इन सावधानियों को विशेष ध्यान रखें। और इस फेसबुक लाइव सेशन को आप लोग बाद में भी हमारे जो सीएससी उत्तर प्रदेश पेज है, उस सीएससी उत्तर प्रदेश पेज पर बाद में भी सेव रहता है, तो उससे देख सकते हैं कभी भी। तो स्टार्ट करते हैं हम आज के सेशन को। इसमें सबसे पहले कुछ बेसिक गाइडलाइंस जो कि हमारे ऑपरेटर्स जो काम कर रहे हैं आधार सेवा केंद्र है या फिर आधार डेमोग्राफिक अपडेट यूसीएल पे काम कर रहे हैं, तो उस पर आपको जो बिहेवियरल से संबंधित कुछ एक चीज़ें हैं प्रोसेस पे काम करने के दौरान जो ध्यान रखना चाहिए, उस पर मैं आपको बेसिक चीज़ें थोड़ा सा बताऊंगा। क्योंकि आज की डेट में जो व्यवहार है वो एक तो आपके लिए जो कस्टमर्स आ रहे हैं, एक आपके लिए मार्केटिंग का भी वो काम करता है कि आपका अगर व्यवहार अच्छा होगा तो माउथ पब्लिसिटी के द्वारा लोग दूसरे को जाके बताते हैं कि मैं इस सेंटर पे गया, मेरा काम जो है सुविधाजनक तरीके से किया और वहाँ पे जो ऑपरेटर है उसका व्यवहार बहुत अच्छा रहा इस दौरान। तो इसलिए हमें अपना थोड़ा सा व्यवहार और जो हमारी कार्यशैली है उसको जो है ठीक रखना बहुत ज़रूरी है। आपका जो कम्युनिकेशन है वो बहुत अच्छा होना चाहिए, आपके कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे होने चाहिए, उसका एक पार्ट है। जो रेजिडेंट्स आपके यहाँ पे आ रहे हैं आप उनसे जो है पोलाइटली बात करें, उनसे पहले पूछें समझें कि वो क्या काम कराने आए हैं। आपकी उस दौरान बात करने के दौरान पे आपकी जो बॉडी लैंग्वेज है वो थोड़ा सा ठीक होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि थोड़ा सा फेस एक्सप्रेशन से ही लगे कि आप जो है बड़ा रूड बिहेवियर कर रहे हैं। क्योंकि कई बार क्या होता है कि फेस जो चेहरा होता है वो आदमी के एक तरह से जो पर्सनैलिटी को है वो दर्शाता है कि वो किस मूड में बात कर रहा है। तो आप थोड़ा सा जो है हैप्पी मूड में बात करिए, उससे पूछिए किस काम से करने आए हैं, क्या काम कराने आए हैं, उसका पहले काम के बारे में पूछिए, फिर वो क्या डॉक्यूमेंट्स लेके आए हैं। तो आधार डॉक्यूमेंट्स की जो वैलिड डॉक्यूमेंट की लिस्ट है आपके सेंटर पे वो लगी होनी चाहिए। आप चेक करिए कि जो वो काम कराने आए हैं उससे रिलेवेंट डॉक्यूमेंट उनका जो है वो है या नहीं है। अगर इनकेस वो डॉक्यूमेंट जो काम कराने आए हैं और उस एप्रीपिएट नहीं है उस काम को कराने के लिए, तो फिर आपको उसे पोलाइटली वे में ही कन्विंस करना है कि आप महोदय जो काम कराने आए हैं, जैसे नाम अपडेट या फिर एड्रेस अपडेट, तो पीओआई और पीओए जो उससे संबंधित डॉक्यूमेंट लेके आए हैं वो चूंकि जो डॉक्यूमेंट की लिस्ट है मेरे डॉक्यूमेंट की लिस्ट के अनुसार नहीं है, तो आपका इस डॉक्यूमेंट के बिहाफ पे काम नहीं हो सकता। तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है कि आप पहले जो रेजिडेंट है उसको समझें क्या काम कराने आया है, फिर उसके बाद में उसका आंसर उसको दें। इसके अलावा कुछ एक जो फिजिकली चैलेंज्ड है या फिर प्रेग्नेंट वुमेन है या कोई ऐसा रेजिडेंट जिसको कि आपको पता है ऑलरेडी कुछ इस तरह की डिजीज़ है, हार्ट की पेशेंट है, बीपी है, शुगर है, इस तरह के पेशेंट्स हैं, अगर आपको पता है कि उसको कुछ इस तरह की डिजीज़ है और उससे आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर देने पे उसको कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, तो इस तरह से आप एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर उसको ना दें। आपके सेंटर पे जो है एटलीस्ट कम से कम 5 से 7 लोगों के सिटिंग की अरेंजमेंट की वो है स्पेस होना चाहिए। कई बार छोटे छोटे सेंटर्स मिलते हैं हम लोगों को विजिट के दौरान, तो आप अपने सेंटर पे जो वेटिंग एरिया है उसके पर्पज से कम एटलीस्ट 5 से 7 रेजिडेंट आपके सेंटर पे बैठ पाए, सिटिंग अरेंजमेंट रखें आपके सेंटर पे। आपका सेंटर जो है जो टाइम लाइन हमने बताया हुआ है, आप अपना पूरा टाइम के अकॉर्डिंग अपने सेंटर को ओपन करके रखें और मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करें। जो टाइम लिमिट आपको दी गई है सुबह 8 से शाम 8 बजे तक आप काम कर सकते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप कभी सुबह 8 से 8 काम करते हो, कभी 8 से 10 करते हो और कभी जो है 12 बजे से 4 बजे तक सेंटर खोलते हो। इससे क्या है, जो रेजिडेंट्स वहाँ पे आ रहे हैं जिनको पता है कि आपके यहाँ पे काम अगर 8 से 8 होता है तो वो किसी भी टाइम आएंगे। उस समय कस्टमर बताकर नहीं आता है, तो आपको अपना सेंटर पर मैक्सिमम टाइम देना है। आप अपनी सुविधा अनुसार जो है जैसे रूरल एरियाज में अमूमन जल्दी शाम को मार्केट बंद हो जाता है, तो आप थोड़ा 8 से 6 कर सकते हो इस चीज़ को, अगर 10 से 6 कर सकते हो
जो भी टाइम पीरियड आप काम कर रहे हो उसको डिस्प्ले अपने सेंटर पे जरूर रखें कि आपका जो वर्किंग टाइम है वो क्या है। आप अपने कॉन्टैक्ट नंबर जो है वहाँ पे डिस्प्ले करके रखें। यूआईडी की हेल्पलाइन है, सीएससी की हमारे अपने भी हेल्पलाइन हैं, ग्रीवियांस के पर्पज से भी और आपके पर्पज से भी बहुत ज़रूरी है। इन केस मान लीजिए आपके सेंटर पे जिस समय रेजिडेंट आया, आप किसी काम से जो है इमरजेंसी कुछ काम है और उस समय आप सेंटर पे नहीं है, अगर आपका कॉन्टैक्ट नंबर वहाँ डिस्प्ले होगा तो रेजिडेंट आपसे कॉल करके पूछ सकता है कि सर मैं आपके सेंटर पे आया था काम कराने, अभी कुछ भी काम कराना था उसको और आपका अभी सेंटर बंद है, तो किस टाइम आप सेंटर पे आ सकेंगे। तो आप उसको रिप्लाई दे पाओगे कि मैं 4 बजे आ जाऊंगा या आज मेरा सेंटर बंद रहेगा। तो इससे इनकन्वीनियंट जो है असुविधा रेजिडेंट्स को नहीं होगी और आपका जो रेजिडेंट्स वापस जा रहा है कहीं और जाके काम करेगा तो वो एक तरह से आपकी जो कस्टमर की वो है तो वो भी लॉस नहीं होगा कि रेजिडेंट आपसे बाद में आके भी काम कर पाएगा। तो इसलिए आप अपने सेंटर पे जो है कॉन्टैक्ट नंबर अपने यूआईडी के और हेल्पलाइन नंबर जो सीएससी हमारे द्वारा भी शेयर की गई हैं तो वो जरूर अपने सेंटर पे डिस्प्ले करके रखें। इसका पर्पज यही था कि जो मैंने बताया डिस्प्ले का इस स्लाइड में दिखाया भी गया है कि कौन कौन से नंबर्स हैं जो आपको डिस्प्ले करने अपने सेंटर पे अनिवार्य हैं, जिसमें कि आपको सबसे पहले रेजिडेंट्स का जो है 1947 हेल्पलाइन नंबर होता है यूआईडी का। 1947 हेल्पलाइन नंबर, उससे रेजिडेंट जो भी आपके यहाँ काम करा के गया है और घर जाके वो अपना उसकी क्वेरी कर सकता है कि उसने ईआईडी नंबर बताकर कि मैंने यहाँ पे ये अपडेट कराया है, मेरा ईआईडी नंबर ये है, और उसपे जो भी चीज़ें वहाँ पे पूछी जाती हैं उसको वो स्टेप बाय स्टेप फॉलो करेगा तो उसको उसका अपडेट पता लग जाता है। ठीक है, तो इसलिए ये सारी जो वेबसाइट्स हैं, जो फ़ोन नंबर्स आपको बताए गए हैं हेल्पलाइन, अपने सेंटर पे ज़रूर अपडेट करके रखें। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि आपके सेंटर पे सिटिंग का अरेंजमेंट प्रॉपर होना चाहिए। रेजिडेंट्स के लिए वाटर के पीने का पानी की अरेंजमेंट भी आप रखें, क्योंकि ये सारी चीज़ें इनहेंस करेंगी आपके कस्टमर डीलिंग को और आप जो काम अपने वहाँ पे कर रहे हो तो अच्छे से सर्विस दे पाओगे, किसी भी तरह से सर्विस रिलेटेड इश्यूज आपके साथ नहीं आएंगे। क्योंकि हमारा जो सीएससी है तो सीएससी में जो एस है, एस का मतलब सर्विस, सर्विस का मतलब सेवा, तो सेवा भाव से हमको काम करना है। अपने कस्टमर्स जो रेजिडेंट्स आ रहे हैं उनके प्रति जो है एक सेवा के भाव से उनको काम करते हुए उनको सेटिस्फाई करना है। जो भी रेजिडेंट्स आते हैं उनका आप जो है, चूंकि जो भी वो काम कराने आया है सेम वही काम करें, एक्स्ट्रा उससे जो है जैसे अननेसेसरी, चूंकि कुछ एक चीज़ें हैं, जेंडर हो गया या फिर मोबाइल नंबर, मेल आईडी, इनमें अपडेशन में कोई डॉक्यूमेंट्स की जरूरत नहीं होती, तो जब उसको जिस चीज़ की रिक्वायरमेंट है वही काम करें उसको। एक चीज़ एडिशनल है कि कुछ मोबाइल नंबर, मेल आईडी, अब मान लीजिए कोई नाम और पता अपना सही कराने आया है या फिर आपने नाम और पता उसका अपडेट किया, अगर इन केस उसका मोबाइल नंबर और मेल आईडी अपडेट नहीं है, आपको लग रहा है कि रेजिडेंट वो मेल आईडी भी हो सकती है और आजकल सभी स्मार्टफोन यूज करते हैं, तो उसकी हेल्प करें कि वो मोबाइल नंबर, मेल आईडी भी अपनी अपडेट कराए और उसको इस चीज़ के लिए बोलें कि आप महोदय अपने आधार में मोबाइल नंबर, मेल आईडी आपका जो है लिंक नहीं है, इसको भी करा लीजिए, जिससे कि आपको कभी भी कुछ अगर आपके आधार का कोई मिसयूज करना चाहेगा तो सबसे पहले आपको एक नोटिफिकेशन जरूर आएगा। तो इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान रखें कि जो रेजिडेंट्स आपके यहाँ पे काम कराने आते हैं उनका जो भी आप हेल्प कर सके, क्योंकि आपने नाम एड्रेस किया और मोबाइल नंबर, मेल आईडी और कर देंगे साथ में, तो उसकी आपकी एडिशनल हेल्प हो जाएगी और उसके लिए कोई चार्जेस भी नहीं है। एक बार में एनरोलमेंट में ये सारे काम हो सकते हैं और जिसका कि एक जो चार्जेस है निर्धारित 50 रुपये वही लेना है। तो आपको कस्टमर को भी अच्छा लगेगा कि उसको आपने एडिशनल जानकारी दी और जो कि जरूरी भी थी और उसका काम वो आसानी से हो गया। कुछ एक चीज़ें हैं और थोड़ा सा आपको ध्यान रखनी है एनरोलमेंट करने के दौरान। जो यूआईडीआई के स्टैंडर्ड प्रोसीजर, स्टैंडर्ड आपको डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट हो गई या और भी जो चीज़ें गाइडलाइन बताई गई हैं, आप उसी के अनुसार काम करें। अपना जो सॉफ्टवेयर है, डॉक्यूमेंट्स हैं, उनके साथ में टेम्परिंग मतलब डेपर डॉक्यूमेंट इत्यादि ना लें। अभी हम लोग आगे स्लाइड में मैं आपको डिटेल में बताऊंगा अभी डॉक्यूमेंट्स के बारे में कि डॉक्यूमेंट्स के साथ टेम्परिंग कैसे होती है और वो डॉक्यूमेंट किस तरह से इनवैलिड माने जाते हैं और उसके बिहाफ पे फिर एरर और पेनल्टीज इम्पोज होती हैं। कोई भी अननोन पर्सन है उसको अपने सेंटर पे ना तो बैठने दें ना उसको रिमोट कंट्रोल पे दें। तो ये कुछ एक चीज़ें हैं जो कि वर्क करते समय प्रोसेस और बिहेवियर से संबंधित हैं कि आपको काम करने के दौरान ध्यान देनी है। अब हम बात आती है कि जो डॉक्यूमेंट्स एरर, डेटा क्वालिटी एरर क्या है और उसमें पेनल्टीज किस तरह से इम्पोज होती है। तो उसमें अगर बात करें तो 4 तरह के डॉक्यूमेंट्स आप लोग जो है चाहे वो नया आधार बनाना हो या फिर
आधार अपडेट करना हो, उसमें सपोर्टिंग 4 तरह के डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि हम लोगों के लिए रिक्वायर्ड होते हैं, पीओआई, पीओए, पीओआर और पीओबी। आइडेंटिटी प्रूफ, एड्रेस प्रूफ, रिलेशनशिप का प्रूफ और नवल, आपका स्लाइड मूवमेंट पे नहीं है। सर आप स्लाइड मूवमेंट पे ला रहे हैं ना? हाँ सर, चेंज नहीं हो रहा है क्या? अब जाके चेंज हुआ, ये दूसरी स्लाइड आई अभी। आप इसी पेज से चेंज किया करिए, वैसे तो ये फुल स्क्रीन भी नहीं आपने स्लाइड किया है। सर अभी दिख रहा है? हाँ, अभी दिख तो रहा है। अभी चेंज हुआ सर क्या? हाँ, चेंज हो रहा है, चेंज हो रहा है। अभी जरा आगे पीछे कुछ करो, एक बार फाइनल देख लें। अभी सर देखिए चेंज हो रहा है। आप एक बार बाहर निकलो, इसको फिर से वो करो। ठीक है सर, बाहर अच्छा निकल सर। के फिर से ऐड करिए स्क्रीन शेयर। स्टॉप करिए। हाँ, अभी देना है कि कैसे? हाँ, अभी स्टॉप हुआ आपका, अब ऐड करिए। अब जाओगे और इससे पहले आप अपना फुल स्क्रीन पहले कर लीजिए, स्लाइड को फुल स्क्रीन कर लीजिए और स्क्रीन शेयरिंग में जाके विंडो शेयर करिएगा, और जो फुल स्क्रीन वाला विंडो होगा उसको सेलेक्ट करके तब स्क्रीन शेयर करिएगा। अभी ठीक है सर? मैं देखता हूँ। हाँ, ये ठीक है, गुड। अब ये अभी इसी सर स्क्रीन मूव हो रहा है? हाँ बिल्कुल, आगे पीछे कर लीजिए एक बार जरा। हाँ ठीक है, ठीक है, गुड। ठीक है सर, थैंक यू सर। अभी चाहेंगे, सर ने मुझे थोड़ा इंटरप्ट करके बता भी दिया इस चीज़ के लिए, क्योंकि मैं आपसे जो डिस्कशन कर रहा था तो मैं पॉइंट टू पॉइंट और स्लाइड जो प्रेजेंटेशन मैं आपको दे रहा हूँ, बता रहा हूँ, तो प्रेजेंटेशन के माध्यम से आपको बता रहा था। क्योंकि कई बार क्या चीज़ें हैं कि प्रेजेंटेशन से और जो सामने दिख रही होती है और पीछे से बैकग्राउंड से मैं जो आपको बता रहा हूँ तो चीज़ें क्लियर हो जाती हैं कि क्या कहना चाह रहे हैं। और आप चूंकि ये फेसबुक लाइव सेशन बाद में भी आपके सेव रहेगा CSC उत्तर प्रदेश पेज पे, तो आप इसको बाद में भी देख सकते हो कभी भी। तो अभी तक इन जनरल मैंने कुछ चीज़ें आपको बताई थी, इस पे मैंने पहले भी आपको सेशन किए उसमें बता चुका हूँ। लेकिन जो मेन आज का मेरा पर्पस था डॉक्यूमेंट एरर, और उस एरर के बिहाफ पे जो पेनल्टी लगती है, सस्पेंशंस होते हैं, तो वो उस पर मुझे आपको थोड़ा सा आज चर्चा करनी थी। अब मैं उसी पेज पर पहुंच चुका हूं। जैसे कि मैंने बताया कि हम जितने भी आधार करेक्शन करते हैं या फिर नया आधार बनता है तो 4 तरह के सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स की हमें ज़रूरत होती है, 4 फील्ड्स। आईडी प्रूफ, एड्रेस प्रूफ, रिलेशनशिप से संबंधित कोई भी डॉक्यूमेंट, या फिर उसके बाद में बर्थ, डेट ऑफ बर्थ से संबंधित डॉक्यूमेंट। ये डॉक्यूमेंट्स में से कोई भी डॉक्यूमेंट मिसिंग रहेगा तो फिर हम किसी का आधार अपडेट या फिर आधार सही नहीं बना नहीं पाएंगे। और चूंकि ये डॉक्यूमेंट यूज होते हैं तो इन्हीं डॉक्यूमेंट से संबंधित डॉक्यूमेंट एरर भी हो सकते हैं। अब फॉर एग्जाम्पल अगर कोई मोबाइल नंबर लिंक कराने आया है, क्योंकि मोबाइल नंबर, मेल आईडी, जेंडर चेंज में कोई भी डॉक्यूमेंट्स की जरूरत नहीं होती है, तो उस केस में डॉक्यूमेंट एरर नहीं दिखाया जा सकता है, या डॉक्यूमेंट एरर में वो काउंट नहीं होता है। अगर इन केस कभी के बार होता है कि आपको दिखता है कि डेटा प्रोसेस एरर या फिर टेक्निकल एरर या फिर कुछ इस तरह की रिलेशनशिप एरर की वजह से मोबाइल नंबर ही आपने लिंक किया और इस तरह की जनरेशन आपके सिस्टम में या फिर सॉफ्टवेयर में शो कर रही है, तो आपको तुरंत समझ जाना है, क्योंकि मैंने मोबाइल नंबर लिंक किया है और मोबाइल नंबर में कोई भी डॉक्यूमेंट की जरूरत होती नहीं है, तो ये हो सकता है गलत नरेशन मेरा जो ECMP क्लाइंट है, सॉफ्टवेयर है, वो दिखाई दे रहा है वहाँ पे। तो उसकी वजह से आपको पैनिक नहीं होना है। आप अगर कोई भी ऐसा काम कर रहे हैं जिसमें डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होती है और उसमें अगर डॉक्यूमेंट आपने जो लिया और उसके बिहाफ पे कोई भी आपको डिस्क्रिप्शन में दिखाई दे रहा है डॉक्यूमेंट से संबंधित एरर,
या जब हम पोर्टल पे भी चेक करते हैं, यूआईडी के पोर्टल पे, जहाँ पे हम लोग जाके रेजिडेंट्स भी चेक कर सकता है और आप भी चेक करते हो ईआईडी नंबर डालने के बाद में कि उसका स्टेटस क्या है, और वहाँ पे रिजेक्शन आ रहा है और डॉक्यूमेंट के बिहाफ पे आपने कुछ काम किया था, तो अब जरूर आप समझिए कि हाँ कुछ ना कुछ डॉक्यूमेंट्स में रिलेटेड मेरे से गलती हो गई है, इसलिए ये रिजेक्ट हुआ होगा। ठीक है, तो ये सामने स्क्रीन पे अब मैं कुछ आपसे डिस्कस भी करना चाहूँगा कि फ़ोटो है, अगर फ़ोटो में किस किस तरह के जो है वो एरर्स हमसे हो सकते हैं फ़ोटो से रिलेटेड। अब हमारे यूसीएल भाई चूँकि फ़ोटो से संबंधित कोई काम आप कर नहीं सकते, आधार सेवा केंद्र पे या जो नया आधार बनाते हैं उनके लिए ज़रूर इस चीज़ पे थोड़ा ध्यान देने वाली ज़रूरत है कि फ़ोटो से संबंधित एरर्स किस तरह के हो सकते हैं। कई बार क्या है, फ़ोटो मिसिंग या ह्यूमन फोटो मिसिंग, फोटो का फोटो खींचते हैं या फिर किसी और की फोटो वहाँ पे अपलोड हो जाती है आधार बनाते समय, या आधार किसी का करेक्शन कर रहे हैं तब। ये जो फुल मशीन चलाते हैं या नया आधार बनाते हैं उनके लिए, हमारे यूसीएल भाइयों के लिए या यूसीएल पे बीएलई जो काम कर रहे हैं उनके लिए नहीं है, क्योंकि आप फोटो से संबंधित चेंजेस नहीं कर सकते। फ्रॉडुलेंट डॉक्यूमेंट, जो डॉक्यूमेंट आप लोगों ने लिया वो वैलिड डॉक्यूमेंट की जो लिस्ट आपको शेयर की गई है, या फिर जो डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट से अलग कोई डॉक्यूमेंट लगाया, या डॉक्यूमेंट लगाया भी तो वो डॉक्यूमेंट ठीक नहीं है, एप्रोप्रिएट नहीं है जो कि आप काम कर रहे थे, तो वो फ्रॉडुलेंट डॉक्यूमेंट में कंसीडर होगा। मिसिंग डॉक्यूमेंट, आपने पीओ सेलेक्ट किया और उसके बाद में फिर उस डॉक्यूमेंट को वहाँ पे अपलोड नहीं किया, फोटो मिसिंग, तो ये फोटो से संबंधित कुछ चीज़ें हैं। सेम चीज़ें फिर कुछ एक चीज़ें हैं ट्रांसलेशन से एरर। ये ट्रांसलेशन एरर जो है आपके डेमोग्राफिक एरर में काउंट होते हैं। डेमोग्राफिक गलतियाँ जो कि आप लोग इनपुट करते हो, जो भी उसका नाम पता या कुछ भी डिटेल जो आप हाथ से अपने ईसीएमपी क्लाइंट में इनपुट करते हो, तो वो डेमोग्राफिक एरर या फिर ट्रांसलेशन एरर इस तरह की एरर्स में काउंट होगा। ये डिटेल्ड में दिया है थोड़ा सा, और नेक्स्ट पेज पे मैं आपसे थोड़ा डिस्कस करूंगा जो डॉक्यूमेंट्स के एरर हैं वो किस किस टाइप के होते हैं। बायोमेट्रिक एरर से संबंधित हो सकते हैं। पीओपी जो अभी हम लोग बात कर रहे थे, फोटो ऑफ फोटो, फोटो का फोटो लेना, तो वो पीओपी में आता है। DOE 1 है, DOE 2 है। DOE 1 में जो होता है वो ग्रेव एरर्स आते हैं। ग्रेव एरर्स मतलब फ्रॉडुलेंट डॉक्यूमेंट, जो डॉक्यूमेंट लिस्ट में है ही नहीं उस तरह से डॉक्यूमेंट जो लेना था उसकी जगह कुछ और डॉक्यूमेंट लेना। मिसिंग डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट जो लेना था वो अपलोड ही नहीं किया, प्लेन पेपर स्कैन कर दिया गया। तो ये बड़े एरर्स हैं जो कि हमें नहीं करने होते। डॉक्यूमेंट एरर 1 DOE 1 कहलाता है और इसकी पेनल्टी भी हैवी पेनल्टी है। नेक्स्ट स्लाइड में इसकी पेनल्टी भी हम समझेंगे। DOE 2 पुअर क्वालिटी डॉक्यूमेंट, जो डॉक्यूमेंट्स आप ले रहे हैं वो रीडेबल नहीं है, पढ़ने योग्य नहीं है, उसकी क्वालिटी बहुत खराब है। इनवैलिड डॉक्यूमेंट, जो डॉक्यूमेंट आपने लिया वो डॉक्यूमेंट जो डॉक्यूमेंट की लिस्ट थी उस लिस्ट में लाई नहीं कर रहा कहीं भी। ठीक है। डेमोग्राफिक डेटा मिसमैच, जो डॉक्यूमेंट आपने लिया है उसमें डिटेल कुछ और है और आपने ईसीएमपी क्लाइंट में अपने जो कीबोर्ड से हम लोग इनपुट करते हो वो डिटेल कुछ और आपने एंटर की है, तो डेमोग्राफिक डेटा मिसमैच हो गया, ये DOE 2 में जाएगा। बायोमेट्रिक एक्सेप्शन, ये जो एरर्स हैं ये आपके लिए, चूंकि आप लोग डेमोग्राफिक डिटेल ही अपडेट करते हो तो इस पर डिस्कशन मैं आपसे नहीं करना चाहूँगा यहाँ पे। आप डेमोग्राफिक को समझिए कि डेमोग्राफिक में जो डेटा से संबंधित एरर्स हैं वो दो तरह के मेन एरर्स हम लोगों को फेस करने पड़ रहे हैं, DOE 1 और DOE 2। DOE 1 में ग्रेव एरर्स आते हैं और DOE 2 में जो कि कुछ एक डॉक्यूमेंट्स में माइनर सी मिस्टेक्स या फिर डेमोग्राफिक डिटेल एंटर करते समय कुछ एक एरर्स होते हैं, तो वो उसमें आता है। यहाँ पे जो डॉक्यूमेंट एरर है उसके सापेक्ष जो पेनल्टी लगती है उसको थोड़ा बताया गया है इस स्लाइड में कि अगर कोई भी डॉक्यूमेंट एरर है तो डॉक्यूमेंट एरर 2, DOE 2 के बारे में DOE 2 भी पढ़ सकते हैं, इसको DOE 2 भी बोल सकते हैं। इसको आपको समझना जरूरी है क्योंकि ये जो पेनल्टी आप लोगों को इस बार देख रही होगी, अभी पिछले कुछ एक समय पहले हमने पेनल्टी सीट शेयर की है आप लोगों के बीच में, उसमें क्या था, नवंबर 2022 से पहले जो DOE 2 की पेनल्टी थी वो 25 रुपये पर पैकेट थी, जो कि बढ़ के अब 1000 रुपये पर पैकेट हो चुकी है। तो पहला चीज तो पेनल्टी और उसके बाद सस्पेंशन, दो यहाँ पे क्लॉजेज हैं। एक लिमिट तक आप पे पेनल्टी इम्पोज होती है और लिमिट क्रॉस होने के बाद में आपका सस्पेंशन भी हो सकता है, आपकी जो ईयर क्रेडेंशियल है वो ब्लैकलिस्ट या सस्पेंड आपकी आईडी हो सकती है। यहाँ पे दोनों चीजें एप्लीकेबल होती हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम समझेंगे DOE 2 को। पहले DOE 2 में मैंने पिछले भी बताया आपको, पुअर क्वालिटी डॉक्यूमेंट, जो डॉक्यूमेंट आपने लिया उसकी क्वालिटी ठीक नहीं थी, उस पेपर की क्वालिटी ठीक नहीं थी। डेमोग्राफिक डेटा मिसमैच, जो डॉक्यूमेंट में डिटेल थी उसके और आपने जब उसका ECMP क्लाइंट में जो भी आपने डिटेल एंटर की वहाँ पे मिसमैच है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताना चाहूँगा, कुछ लोग क्या है, आप अपना एड्रेस अपडेट कराने आए, कोई भी रेजिडेंट आपके यहाँ एड्रेस अपडेट कराने आता है, तो रेजिडेंट के एड्रेस प्रूफ में जो वो डॉक्यूमेंट लेके आया उसमें उसका गांव का नाम, पोस्ट, तहसील, जिला है, ठीक।
लेकिन उस डॉक्यूमेंट में उसके जो लैंडमार्क था वो नहीं है। कई बार रेजिडेंट अपनी मर्जी से आधार जो एनरोलमेंट फॉर्म है उसमें अपना जो लैंडमार्क है वो भर देते हैं, और उसको फिर आपको फोर्स भी करेंगे या इंसिस्ट करेंगे आपको कि आप हमारा इसमें लैंडमार्क भी डाल दो। तो आपको अपनी मर्जी से उसमें लैंडमार्क एड ऑन नहीं करना है। इट मीन्स जो डिटेल उसके एड्रेस प्रूफ से रिलेवेंट डॉक्यूमेंट को वो लेके आया है, जितनी डिटेल उसमें एंट्री है, उतनी ही चीज़ें आपको उसका एड्रेस अपडेट करते समय एंटर करनी थी। अगर आप एक्स्ट्रा डॉट या एक्स्ट्रा कोई भी एक स्पेलिंग भी ऐड ऑन करोगे तो वो डेमोग्राफिक डेटा मिसमैच में रिजेक्शन काउंट होगा और वो DOE 2 की कैटेगरी में आ जाएगा। इनवैलिड डॉक्यूमेंट, इनवैलिड डॉक्यूमेंट क्या? जैसे जो डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट आपको शेयर की गई है, POI, POA, ID एड्रेस प्रूफ, और ID प्रूफ में जो डॉक्यूमेंट है वो ID प्रूफ में लेने हैं आपको, और एड्रेस प्रूफ में जो डॉक्यूमेंट है वो एड्रेस प्रूफ में कंसीडर करने हैं। अब फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूँगा, आपने पैन कार्ड है, पैन कार्ड हमारा आइडेंटिटी प्रूफ है, कभी भी एड्रेस प्रूफ नहीं है, क्योंकि उसमें एड्रेस होता ही नहीं है। अगर आपने पैन कार्ड को एड्रेस प्रूफ में उसको सेलेक्ट किया और उसको अपलोड कर दिया तो ये इनवैलिड डॉक्यूमेंट हो गया, क्योंकि वो जो डॉक्यूमेंट है वो वो डॉक्यूमेंट की लिस्ट है एड्रेस प्रूफ की, उसमें नहीं है, वो POI में कंसीडर हो सकता है। तो ये चीज़ जो है इनवैलिड डॉक्यूमेंट में कंसीडर की जाएगी और इसके अगेंस्ट में एक रिजेक्शन काउंट होगा, और एक रिजेक्शन पे अब जो पेनल्टी है वो इंक्रीज होकर 1,000 रुपये पर पैकेट हो चुकी है। अब ये DOE 2 जो एरर्स होते हैं, ये DOE 2 एरर्स अगर एक महीने में आपके 30 हो गए या 30 से ज़्यादा हो गए, 30 या 30 से ज़्यादा अगर ये एरर की काउंटिंग हो जाती है, तब आप पहली चीज़ आप पे पेनल्टी तो लगेगी 1,000 रुपये पर पैकेट पेनल्टी के हिसाब से। अगर मान लीजिए कोई भी ऑपरेटर 29 एरर्स किया एक मंथ में, तो 29,000 तो पेनल्टी हो गई उसके अगेंस्ट में। इन केस अगर वो 30 से ऊपर हो गया एक ही मंथ में, तो 30 से ऊपर जाने को उसका सस्पेंशन भी हो जाएगा। तो कई बार ये चीज़ आप लोग हमसे डिस्कस करते हो या आपके माइंड में आती होगी कि सर मेरे पे पेनल्टी भी आ रही है और मेरी ID तो चल रही है। तो उसका रीज़न ये है कि जो आपके एरर काउंट्स हैं उसकी लिमिट अभी वो उतनी क्रॉस नहीं हुई है कि आपका सस्पेंशन भी होता। ठीक है, तो ये आपको समझना जरूरी है। और जो पेनल्टी है वो एज पर क्लॉज जो एरर काउंट्स होते हैं उसके बिहाफ पे कैलकुलेट होती है और फिर आप तक वो पहुंचती है। तो प्लीज़ इस पे थोड़ा सा आपको समझने की ज़रूरत है कि अगर महीने में DOE 2 एरर जो इस क्वालिटी पुअर क्वालिटी डेमोग्राफिक डेटा मिसमैच या इनवैलिड डॉक्यूमेंट लेने पे जो एरर काउंट हैं, अगर एक महीने में 30 या 30 से ज़्यादा हुए तो आप ब्लैक लिस्ट में होंगे, साथ में पेनल्टी भी जो एज पर क्लॉज है 1,000 पर पैकेट वो लगेगी, इम्पोज होती है। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे आप जो डॉक्यूमेंट एरर 2 है उसका टाइप और उसके अगेंस्ट में जो पेनल्टी लगती है वो आप समझ पाए होंगे, क्लियर हुआ होगा। तो कभी भी आप ये ना समझें कि मेरी ID चल रही है और पेनल्टी भी आ रही है, या मेरे ऊपर इतना पेनल्टी आया, क्यों आया, उसका रीजन बताएं। तो रीजन अभी थोड़ा और डिटेल में मैं डिस्कस करूंगा कि किस तरह से ये हमसे गलतियां जाने अनजाने में होती हैं। तो DOE 2 को हमने इस स्लाइड में थोड़ा डिस्कस किया, उसको समझने की कोशिश की। अब बात आती है DOE 1। इस DOE 1 एरर को समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये DOE 1 एरर जो है इस पे हैवी पेनल्टी लगती है, 10,000 पर पैकेट पेनल्टी लगती है इस पे। और इस पे जो एरर काउंट है उस पे ज़्यादा चांसेस भी नहीं मिलते हैं। इस मतलब इस एरर को दोहराने पे अगर एक सिंगल एरर भी होगा तब भी अगर आपका एक मंथ में एक एरर हो गया तो DOE 1 एरर की कैटेगरी में अगर वो कंसीडर हुआ है तो एक एरर पे भी आपकी जो ID है, यूजर क्रेडेंशियल है, वो ब्लैक लिस्ट हो जाएगा, सस्पेंड हो जाएंगे आप, और साथ में 10,000 रुपये पर पैकेट आप पे पेनल्टी भी लगेगी। तो यहाँ पे दोनों एरर्स में अगर बात करें तो बड़े जो गलती है वो है DOE 1, जो कि यहाँ पे फ्रॉडुलेंट डॉक्यूमेंट और मिसिंग डॉक्यूमेंट, ये वो चीज़ें हैं। अब मान लीजिए मिसिंग डॉक्यूमेंट को ही समझते हैं। अगर आपको कोई POI या POA लेना था, ID एड्रेस प्रूफ, आपने कुछ भी उसके चेंजेस किए हैं और उसमें आपने प्लेन पेपर स्कैन कर दिया, तो वो मिसिंग डॉक्यूमेंट में कंसीडर होगा। मतलब आपने जो रिलेवेंट डॉक्यूमेंट लेना था ID एड्रेस प्रूफ, वो ना स्कैन करके, या जल्दबाजी में कई बार आप लोग क्या करते हैं, क्योंकि आप लोग मल्टीपल काम कर रहे हो, भले ही रेजिडेंट लेके आया अपना ID एड्रेस प्रूफ और आपने गलती से स्कैनर में स्कैन करते समय जो उसके क्योंकि जो भी डॉक्यूमेंट लेके आया होगा उसके बैक साइड में मोस्ट प्रोबेबली प्लेन पेपर होगा, वो फ्रंट में उसके कुछ भी जो भी चीज़ लेके आया है वो डिटेल्स होंगी और बैक में प्लेन होता है। तो आपने गलती से स्कैनर में वो रखते समय उल्टा रख दिया और उसकी स्कैनिंग भी उल्टी हो गई, जो कि प्लेन था, और सामने स्क्रीन पे स्कैन होने के बाद में जो डॉक्यूमेंट आपको देखना चाहिए था वो आपने वो भी नहीं देखा और सबमिट कर दिया उसको। तो प्लेन पेपर स्कैन हो गया, मिसिंग डॉक्यूमेंट में वो कंसीडर होगा, ये बहुत बड़ी गलती है।
क्योंकि जो भी आईडी एड्रेस प्रूफ अपडेट कराने आया था, और आज की डेट में आधार एक ऐसा डॉक्यूमेंट बन चुका है जो कि सरकारी योजनाओं के साथ साथ गैर सरकारी योजनाओं का लाभ लेने में भी मददगार होता है, चाहे वो डीबीटी के माध्यम से लोगों तक पहुंच रही हो या कुछ भी आप काम करते हो। तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट वे में आप देखते हो कि आधार आज की डेट में हमारा एक नेसेसरी डॉक्यूमेंट बन चुका है, जिसका हम कहीं ना कहीं यूज करते हैं डेली लाइफ में अपने। तो इसलिए आधार डॉक्यूमेंट के पीछे सपोर्टिंग में जो डॉक्यूमेंट उसको बनने में सही होने में लगे हैं, वो यूआईडीआई अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो अथॉरिटी है उसके पास में उस रेजिडेंट के एप्रोप्रिएट डॉक्यूमेंट होना जरूरी है। यूआईडी एड्रेस प्रूफ उस आधार को बनने में या सही होने में यूज किए गए हैं, और उस आधार को बनने या सही होने में जो डॉक्यूमेंट्स को यूआईडी तक पहुंचाने में जो एक मीडियम है वो कौन है, हम लोग हैं, हमारे ऑपरेटर्स हैं। आपके माध्यम से ही वो अपलोड होते हैं क्लाइंट के थ्रू। तो इसलिए इस तरह की गलतियां नहीं करनी है। DOE 1 एक बहुत बड़ा एरर है, बहुत बड़ी गलती है, इसलिए इसमें पेनल्टी भी हैवी है, 10,000 पर पैकेट है, और इस गलती में रिलैक्सेशन भी नहीं दी गई ज़्यादा। अगर महीने में एक भी हुआ तो भी ब्लैक लिस्ट हो जाएगी आईडी। DOE 2 में जरूर था कि 30 तक रहता है तो सस्पेंड नहीं होते हैं। तो ये थोड़ा सा समझना था DOE 1 और DOE 2 एरर्स को। इसके अलावा आपको जो मेन ध्यान देना है वो ओवर चार्जिंग। 50,000 रुपये पेनल्टी लगती है अगर ओवर चार्जिंग के केसेस में आपकी कंप्लेंट्स में, और कंप्लेन होने के बाद में उस पर कंप्लेन आपकी सही पाई जाती है। कई बार क्या है, इसमें बड़ी कंट्रोवर्सी होती है कि सर हमारी किसी ने कंप्लेन कर दी, या वो सामने हमारे कोई थे, उन्होंने वो उस दिन आए थे, कुछ और भी काम कराया और हमारा मेल डाल दिया, या हमारे ऊपर कंप्लेन कर दी कि हमसे ज़्यादा पैसे लिए गए। देखिए, कंप्लेन आपकी की ठीक है, कोई नहीं, कंप्लेन हो सकती है, लेकिन जब तक कंप्लेन को प्रूफ नहीं हो जाएगी तब तक आपके अगेंस्ट में एक्शन नहीं हो सकता है। और प्रूफ करने का जो मैकेनिज्म है वो क्या है, अगर यूआईडीआई अपने एंड से करता है इन्वेस्टिगेशन, या हम लोग भी इन्वेस्टिगेशन करते हैं, तो मान लीजिए आपका कोई एक केस आया, वो एक केस के बिहाफ पे आपका सस्पिशियस हो गया जो केस है कि आप जो है हो सकता है पैसे ले रहे होंगे, लेकिन आप एक आदमी हो सकता है कि आपके फेवर का नहीं है, या फिर आपसे किसी देश भावना से आपकी उसने कंप्लेन कर दी होगी। आपका केस सस्पिशियस होने के कारण आपके केस पे आपकी आईडी से जितने और आगे पीछे आपने 20, 25, 30 और कस्टमर्स से फीडबैक ली जाती है, उनको कॉल की जाती है। यूआईडीआई भी जो है उनका जो प्रोसीजर है वो ये है, ओबीडी कॉलिंग में वो करते हैं, आउटबाउंड डायलिंग कॉलिंग जिसको बोलते हैं। तो उसमें वो मल्टीपल रेजिडेंट्स को कॉल करते हैं, और मल्टीपल रेजिडेंट्स को कॉल करने के बाद में ओवरऑल एक रिपोर्ट बनाई जाती है कि इस रेजिडेंट ऑपरेटर ने जितने भी उस टाइम पीरियड में एनरोलमेंट किए हैं, तो उसमें उस दौरान उसने कितना चार्ज किया। अगर वहाँ पे लगता है कि हाँ वो ज़्यादातर लोगों से ओवर चार्ज ही करने में इन्वॉल्व है, तब जाके ओवर चार्जिंग केस की पुष्टि होती है, और उस पर फिर पेनल्टी इम्पोज जो एज पर क्लॉज 50,000 रुपये पर ऑपरेटर लगती है, वो इम्पोज की जाती है। तो आप सभी बीएलई भाइयों से मेरा हमेशा से रिक्वेस्ट, पहले से भी, और हम लोग हमेशा आपको यही गाइड करने की कोशिश करते हैं कि इन केस डॉक्यूमेंट एरर या किसी भी केस के बिहाफ पे आपका सेंटर बंद होना या आपकी आईडी सस्पेंड होना, फिर उसके बाद में आप पे पेनल्टी इम्पोज होना, तो प्लीज़ आप ऐसे डिसीजंस का थोड़ा सा सम्मान करें, हमारा कोऑपरेशन करें इसमें। इन केस ऑफ कि आप जो है अननेसेसरी जो है फिर उस पर एलिगेशंस ऑब्लिगेशंस लगाते हैं कि उसने कर दिया या उसकी वजह से मेरा ऐसा काम हो गया होगा, तो प्लीज़ आपसे थोड़ा सा निवेदन रहता है हमारा इन चीज़ों में, क्योंकि यूआईडीआई की गाइडलाइंस को, जो यूआईडी है अथॉरिटी है, उसकी गाइडलाइंस को हमारे फॉलो करना आपका हमारा सबकी एक जिम्मेदारी है इस इकोसिस्टम का पार्ट होने के नाते। तो आप लोग प्लीज़ जब कभी भी इस तरह के एरर्स के बिहाफ पे आपकी आईडी सस्पेंड होना या सेंटर आपके अगेंस्ट पेनल्टी आने पे, आप इसको प्लीज़ कंट्रोवर्सी में न लाएं। उसके पीछे जो रीजंस हैं उसको जानने की कोशिश करें, और जो डिसीजन है उसका रेस्पेक्ट या उसको एक्सेप्ट करने की आप जो है हमेशा से कोशिश किया करें, क्योंकि बीइंग ऑर्गेनाइजेशन सीएससी की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि यूआईडीआई की जो है गाइडलाइन के अनुसार हम लोग काम करें, और अपना क्वालिटी के साथ साथ क्वांटिटी का भी आप लोग फोकस रखें। अपना सेंटर जो है मैक्सिमम टाइम पीरियड आपको 8 से 8 तक बोला गया है, सुबह 8 से शाम 8 बजे तक काम कर सकते हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा समय अपने सेंटर को खोलें और समय दें, रेजिडेंट्स के साथ में अच्छे से व्यवहार करते हुए उसका काम करें। DOE 1 और DOE 2 जो अभी पीछे हम लोगों ने इन शॉर्ट में समझा कि DOE 2 और DOE 1 होते क्या है और उसके अंगेज में पेनल्टी क्या लगती है। इस स्लाइड में थोड़ा सा डिटेल में बताया गया है कि DOE 1 क्या क्या हो सकते हैं। जैसे मान लीजिए किसी मैंने आपको थोड़ा वहाँ पे बताया था इन शॉर्ट में, क्योंकि
यहाँ पे डिटेल में अगर डिस्कस करते हैं तो फिर समय काफ़ी लगेगा। आप इसका फ़ोटो भी ले सकते हैं, और जैसा कि मैंने आपको बताया कि सीएससी उत्तर प्रदेश पेज पे ये स्लाइड आपके साथ में हमेशा सेव रहेगी। ये स्लाइड हमने आपको शेयर भी की है, ग्रुप्स के माध्यम से मेल पे भी भेजी है, तो इनको थोड़ा सा पढ़े समझे जरूर। अपने आप को एजुकेट करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर अननेसेसरी आप पुराने जो डॉक्यूमेंट्स है उनको ले रहे हैं, या फिर पुरानी जो चीज़ें थी प्रोसेस फॉलो उसको फ्लो को फॉलो कर रहे हैं, तो उससे प्रॉब्लम आ सकती है, इश्यूज फेस करने पड़ सकते हैं। तो यहाँ पे DOE 1 जो एरर था उसमें बताया भी गया है कि फ्लूइड लगाना, वाइटनर का यूज करना, ये DOE 1 है। कोई भी डॉक्यूमेंट है उसके साथ में मेल प्रैक्टिसिंग इस तरह से ओवर राइटिंग, फ्लूइड लगा के या फिर स्क्रैचिंग करके उस पर कुछ चेंजेस करना, ये DOE 1 में कंसिडर किया जाता है। इनवैलिड डॉक्यूमेंट जो UIDI स्टैंडर्ड फॉर्मेट है, उस UIDI स्टैंडर्ड फॉर्मेट को यूज करते समय बहुत सारी चीज़ें आपको बताई गई हैं कि उस पर डेट मेंशन होनी चाहिए, उस पर साइन और मोहर जो है प्रॉपर होनी चाहिए। तो UIDI स्टैंडर्ड फॉर्मेट को जो हम लोग यूज करते हैं, तो उसमें कई बार जो है वो जो है सही से यूज नहीं किया जाता है, उसकी जो गाइडलाइंस है उसके अनुसार यूज नहीं करते हैं। एड्रेस में जैसे मैंने बताया आपको ओवर राइटिंग है, तो ये सारी चीज़ें हैं और उसमें DOE 2 में कंसिडर की जाती हैं। वैलिडिटी, जो डॉक्यूमेंट्स है उसकी वैलिडिटी को आप लोग चेक कर लें, क्योंकि जो डॉक्यूमेंट्स है स्टैंडर्ड फॉर्मेट में भी आपके ऊपर 3 महीने के लिए वैलिड होता है, और उसको जो वैलिड डेट है उसके 3 महीने के अंदर ही अगर रेजिडेंट लेके आया तभी यूज करना है। और अभी जो डॉक्यूमेंट्स की अपडेटेड लिस्ट आप लोगों को शेयर की जा चुकी है, आप लोग फरवरी से 26 जनवरी से जो कि नया जो SOP और नया OM के अनुसार जो नई लिस्ट शेयर की गई थी डॉक्यूमेंट्स की, उसके अनुसार स्टैंडर्ड फॉर्मेट को आपको जो है एक एक्सेप्शन केस में ऑर्फन्स या जो कुछ एक स्पेशल कैटेगरीज है उसमें यूज करना है, नहीं तो POI के रूप में आप उसको यूज नहीं करेंगे। स्टैंडर्ड फॉर्मेट को आप एड्रेस रूप में ही यूज कर पाएंगे। डॉक्यूमेंट्स एरर से संबंधित चीज़ें मैंने आपको थोड़ा बताने की कोशिश की, DOE 1 DOE 2 को समझने की कोशिश की हमने। अब थोड़ा सा हम समझेंगे कि अगर डॉक्यूमेंट एरर के बिहाफ पे पेनल्टी और उस पर तो बात कर लिया हमने। अब कुछ एक रिजेक्शन के रीजंस हैं जो कि हो सकता है कि वो जो हम प्रोसेस है या हम जिस सॉफ्टवेयर पे काम कर रहे हैं उसकी वजह से, प्रोसेसिंग की वजह से रिजेक्शन आते हैं। जैसे डेटा प्रोसेस एरर है, डिस्क्रिप्शन नॉट फाउंड आता है, कई बार नो रिकॉर्ड फाउंड आएगा, टेक्निकल एरर की वजह से आपकी पैकेट रिजेक्ट हो जाते हैं। ये कई बार आपको दिखेगा कि मोबाइल नंबर आपने लिंक किया है तो इनवैलिड रिलेशनशिप प्रूफ ऑफ डॉक्यूमेंट, इस तरह से कुछ एक एरर्स आपको दिखाई देते हैं आपके क्लाइंट में। तो इस एरर को थोड़ा सा समझना आपको जरूरी है, क्योंकि ये एरर्स, पहली चीज तो इन एरर्स के बिहाफ पे आप पे कभी भी रिजेक्शन काउंट नहीं होते हैं, और दूसरा आपकी पेनल्टी जो है एज पर पेनल्टी, वो पेनल्टी काउंट नहीं की जाती है। क्योंकि रिजेक्शन काउंट नहीं होंगे तो फिर पेनल्टी भी इम्पोज नहीं होती है ऐसे केसेस में। जो आप लोग काम कर रहे हो, एक प्रोसेसिंग है पूरी उसकी, कि सबसे पहले आपने डेटा इनपुट किया, डेटा आपका जो सॉफ्टवेयर है क्लाइंट जिस पे आप काम कर रहे हो वो सर्वर पे, जब तक सर्वर पे सक्सेसफुली अपलोडिंग उसकी नहीं हो जाती है, जो पैकेट सक्सेसफुली अपलोड हो जाएंगे वही उसकी ही डेटा क्वालिटी चेकिंग हो पाएगी। मतलब जो डॉक्यूमेंट्स आपने जो पैकेट जितने भी अपलोड किए और वो सक्सेसफुली अपलोडेड आ रहे हैं, और उसके बाद में अगर वहाँ पे कुछ भी एरर्स मैनुअल डेटा क्वालिटी चेकिंग के दौरान पाया गया कि आपने डॉक्यूमेंट सही नहीं लिया है, कई बार आपको लगेगा कि मैंने जो है डॉक्यूमेंट जो लिया था उसके बिहाफ पे वो पैकेट मेरा जनरेट भी हो गया, मतलब जो जिसका भी कोई नाम पता सही होना था वो ठीक हो गया, ठीक है, तो फिर मेरे पे पेनल्टी क्यों आई, या फिर मेरा जो है ID सस्पेंड क्यों हो गई जब मेरा कोई पैकेट रिजेक्ट ही नहीं हुआ था। ठीक है, तो नहीं, ऐसा नहीं है। डेटा चूंकि पहले प्रोसेसिंग ऑटोमेटिक और मैनुअल QC दोनों तरह से QC होती है। इन केस हो सकता है कि जो ऑटोमेटिक QC है उसके थ्रू जो है पास हो गया और वो जनरेट हो गया, लेकिन जब मैनुअल QC होगा तो मैनुअल QC में जो डॉक्यूमेंट्स आप लोग अपलोड करते हो, क्योंकि आजकल 100% QC होती है, तो 100% QC के दौरान अगर आपने कोई डॉक्यूमेंट गलत लिया और उस डॉक्यूमेंट गलत के बिहाफ पे जितने भी आपके एरर डॉक्यूमेंट गलत लिए गए होंगे एक मंथ में, वो एरर काउंट होंगे, और उस एरर काउंट के बिहाफ पे ही आपकी पेनल्टी या फिर सस्पेंशन निर्धारित किया जाता है। तो डेटा प्रोसेस एरर, डिस्क्रिप्शन नॉट फाउंड, नो रिकॉर्ड फाउंड, टेक्निकल एरर या कुछ एक एरर, ऐसे एरर्स जो आपको खुद से ही क्लियर है कि ये तो मेरा पैकेट अपलोड ही नहीं हुआ है, मेरे क्लाइंट के अनुसार सक्सेसफुली अपलोडेड नहीं है, तो ऐसे जो रीजंस हैं जिसकी वजह से आपके पैकेट रिजेक्ट हुए होंगे, तो वो पैकेट सर्वर पे चूंकि सक्सेसफुली प्रोसेस नहीं हुए हैं,
उनकी चूंकि जब सक्सेसफुली प्रोसेस ही नहीं हुए हैं तो फिर उसकी क्यूसी कर पाना भी पॉसिबल नहीं होगा किसी टीम के लिए, तो उसकी क्यूसी नहीं हुई होगी। और ऐसे केसेस में आपको जो है पैनिक होने की जरूरत नहीं है पेनल्टी वाले, एज पर पेनल्टी क्लॉजेज। वैसे तो प्रॉब्लम है क्योंकि आपने रेजिडेंट का किसी का एनरोलमेंट किया और वो पैकेट आपका चाहे वो टेक्निकल एरर या किसी वजह से रिजेक्ट हुआ है, फिर वो आपसे बोलेगा कि आपने तो मेरे से पैसे ले लिए। तो ऐसे पैकेट्स का चूंकि वो सक्सेसफुली प्रोसेस ही नहीं हुआ, तो उसकी वजह से आप पे पेनल्टी या फिर आपकी आईडी सस्पेंड नहीं होती है। आपको इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान रखना है। अब जो चीज़ें हमने पीछे समझी कि कुछ एक कैसे फोटो मिसमैच हो सकता है या एज फोटो मिसमैच कैसे हो सकते हैं, इसमें थोड़ा फोटो के माध्यम से और कुछ एक स्क्रीनशॉट के माध्यम से दिखाया गया। जैसे जेंडर फोटो मिसमैच है, अब ऊपर जो है कोई रेजिडेंट है उसका फोटो से दिख रहा है कि मेल होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे फीमेल कर दिया गया। एज फोटो मिसमैच, ये कोई महिला है जिनकी एज फोटो से दिख रहा है कि 25 to 30 होना चाहिए, लेकिन एज वहाँ पे 81 ईयर्स लिखी हुई है। फोटो ऑफ फोटो नीचे जो एक दिख रहा है फोटो में, वहाँ पे फोटो लेते समय जो लाइव फोटो है वो ना लेकर के फोटो से फोटो क्लिक किया गया है। अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज का मतलब एब्यूजिंग लैंग्वेज, ऑफेंसिव लैंग्वेज, कुछ ऐसी लैंग्वेज अभद्र भाषा का प्रयोग करना जो कि पार्लियामेंट्री या फिर ठीक नहीं है। डेमोग्राफिक डिटेल इनपुट करते समय ह्यूमन फोटो मिसिंग, यहाँ पे फोटो लेते समय जो चूंकि आधार तो हम लोग ह्यूमन बींग से ह्यूमन का ही बनाते हैं, तो यहाँ पे फोटो देखिए आप किसी भी दूसरे जीव की लगी हुई है। ये कोई बर्थ सर्टिफिकेट है तो बर्थ सर्टिफिकेट में जो डेट है वो डेट के साथ में यहाँ पे मैनिपुलेशन किया गया है। ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट है, यहाँ पे वाइटनर का प्रयोग किया गया है। ये वाइटनर से उसका नाम सही करने की कोशिश की गई है इसमें, यहाँ पे भी वाइटनर का प्रयोग किया गया है। यहाँ पे जो डेट ऑफ इशुएंस है वैलिड फ्रॉम यहाँ पे लिखा रहता है, तो वो डेट में मंथ के साथ में वाइटनर यूज करके उसको थोड़ा सा करेक्ट करने की कोशिश की गई है। यहाँ पर भी सेम वही है, नाम जो उसका एड्रेस है, एड्रेस वाले पार्ट में अमेंडमेंट करने की कोशिश की गई है। यहाँ आईडी जो उसका आइडेंटिटी है उस आइडेंटिटी में नाम और केयर ऑफ में चेंज किया गया है, स्क्रैचिंग या फिर वाइटनर का यूज करते हुए। ये डॉक्यूमेंट है जो कि चाइल्ड एनरोलमेंट के दौरान यूज किया गया होगा, रीडेबल ही नहीं है। इस तरह से उसका फोटो क्लिक किया गया है, ये पढ़ने योग्य नहीं है, किसी टीम इसको वेरीफाई नहीं कर पाएगी। ये देखिए फोटो किस तरह से लिया गया है, फोटो हमेशा फेस क्लिक करते हैं हम लोग, वाइटनर का प्रयोग है। तो ये कुछ एक एरर्स हैं यहाँ पे। ये कोई स्कूल का लगाया गया है, स्कूल उच्चतर माध्यमिक स्कूल है, तो स्कूल आपको पता है कि स्कूल आइडेंटिटी या फिर इस जो बोर्ड के नहीं है, बोर्ड से इशूज नहीं मार्कशीट हैं, तो उनको आप लोग यूज नहीं कर सकते। बोर्ड से इशूड जो सर्टिफिकेट या मार्कशीट है आप उसी को यूज कर सकते हैं। यहाँ पर भी वही सेम चीज़ है। ये आधार, आधार से आधार कैसे सही हो सकता है, या किसी का एड्रेस आधार में जो है उससे ही आधार कैसे अपडेट कर सकते हैं, या नाम कैसे सही कर सकते हैं। आइडेंटिटी या आइडेंटिटी प्रूफ में जो है वहाँ पे आधार को ही स्कैन कर लिया गया है। ये बैंकिंग में जो ऑनलाइन यूपीआई का कोई स्क्रीनशॉट उनका रहता होगा जहाँ पे वो निकालते हैं, तो उसको यहाँ पे अपलोड कर दिया गया है। बैंक पासबुक होनी चाहिए जो कि फोटो आइडेंटिटी फोटो लग के उसके ब्रांच मैनेजर से वेरीफाइड होने के बाद में आप उसी को यूज करते हैं। ऑनलाइन पासबुक या फिर इस तरह से यूपीआई वाला कोई भी पेज यहाँ पे लगाना ये अलाउ नहीं होता है इसमें। यहाँ पे डेट मिसिंग है इसमें स्टैंडर्ड फॉर्मेट में। ये बर्थ सर्टिफिकेट है। कई बार क्या है, जो बर्थ सर्टिफिकेट इशू होते हैं तो बर्थ सर्टिफिकेट इशू करते समय बच्चा जो न्यू बॉर्न बेबी होते हैं तो वहाँ पे उसका जो नामकरण है, नामकरण होता नहीं है, तो उससे पहले कुछ भी लिख देते हैं वो लोग, या फिर नाम नहीं लिखता है, या बेबी ऑफ इस तरह से इशू किए जाते हैं। यहाँ क्या किया गया, जब उसका नामकरण हो गया तो उसके बाद में उन्होंने खुद से ही अपना नाम लिख के और उसको यूज करने की कोशिश की है, जो कि अलाउ नहीं है। बर्थ सर्टिफिकेट जो इशूइंग अथॉरिटी है उससे जो ऑनलाइन, आजकल ऑनलाइन ही बनते हैं सारे बर्थ सर्टिफिकेट, तो जो इशूइंग अथॉरिटी है उस पर आजकल बारकोड भी आता है, आप उसको चेक भी कर सकते हैं। यूपी की बात करें तो यूपी में सीआरएस पोर्टल के थ्रू सभी बर्थ सर्टिफिकेट जारी होते हैं, आप लोग बारकोड से चेक कर सकते हैं। जो गवर्नमेंट की साइट है उससे इशू
जितने भी बर्थ सर्टिफिकेट इशू किए गए हैं आप उसी को ही यूज करें। तो ये हमने थोड़ा सा समझने की कोशिश की, DOE 1 एरर, DOE 2 एरर और DOE 1 और 2 में जो एरर्स हैं उस एरर में क्या क्या कैटेगरीज हैं, कौन कौन से क्लॉजेज हैं जिसको ही रखा गया है। रिवार्ड चार्जेस और आधार। अब मेजर इशू जो है हमारे साथ में फेस होता है आजकल, ओवर चार्जिंग की जो कंप्लेंट्स हैं वो बहुत ज़्यादा आ रही हैं। आपको बार बार बताया जाता है, क्योंकि जो भी हमारे UCL पे काम कर रहे हैं, आधार डेमोग्राफिक अपडेट जो UCL सेंटर्स हैं उस पर आप लोग दो तरह के काम करते हो, साथ में प्रिंटिंग के काम करते हो। अभी आप लोग डेमोग्राफिक डिटेल अपडेट करते हैं, नाम पता या फिर DOB उसका, जिसका चार्जेस जो है 50 रुपये निर्धारित शुल्क है, वही आपको लेना होता है। और डॉक्यूमेंट अपलोड पिछले 6 महीने से लगभग आप डॉक्यूमेंट अपलोड नया प्रोजेक्ट UIDAI जो कि जितने भी आधार धारक जिनके 10 साल से पुराने आधार हो गए हैं उन सभी आधार धारकों को अपने आधार में आइडेंटिटी प्रूफ और एड्रेस प्रूफ दोबारा से अपडेट कराने जरूरी हैं। इस चीज़ को लेके इसका गजट भी जारी किया गया और लगातार आपसे बात हो रही है कि आप जितने भी आप सबसे पहले अपने सर्कल से शुरुआत कीजिए। जो भी आपके रिलेटिव्स हैं, आपके घर परिवार के लोग हैं जिनके आधार पुराने हो चुके हैं, जिन्होंने पहले कभी 2013 से पहले अपने आधार बनवाए थे और उनके आधार पुराने हो गए और उसके बाद उन्होंने कभी भी कोई चेंजेस नहीं कराया अपने आधार में ID एड्रेस प्रूफ से संबंधित। अब ये भी हो सकता है कि उसने आइडेंटिटी प्रूफ में कुछ चेंज कराया और उसका उसने डॉक्यूमेंट अपलोड कराया हो, लेकिन एड्रेस में कुछ चेंज नहीं कराया है तो एड्रेस प्रूफ अपलोड नहीं किया है, तो फिर आपको एड्रेस प्रूफ अपलोड कर देना है। यहाँ पे 2-3 चीज़ें आप लोग ध्यान दें। ये एक्सरसाइज जो है ID और एड्रेस प्रूफ दोनों अपलोड करने के लिए हो रही है। मतलब अगर किसी का आधार जिसने अपना आधार पहले कभी 10 साल से पहले बनवाया था और उसने उसके बाद अपने ID प्रूफ और एड्रेस प्रूफ, मतलब ID और एड्रेस दोनों में कभी भी कोई चेंज नहीं कराया, अगर नहीं कराया इट मीन्स उसने जब कोई चेंज ही नहीं कराया तो फिर दोबारा से अपने डॉक्यूमेंट्स अपडेट करने की उसे जरूरत ही नहीं पड़ी होगी। ठीक है, अगर उसने कराया है तो फिर डॉक्यूमेंट रिलेवेंट डॉक्यूमेंट उसने यूज किए होंगे और उसके डॉक्यूमेंट जो भी है अपडेटेड वो UIDAI के पास में, अथॉरिटी के पास में है। लेकिन इन केस अगर उसने नहीं किया है या नहीं कराया है ऐसा काम, तो फिर उसको ये जरूरी है कि वो अपने आधार में जो POI है और POA ID एड्रेस प्रूफ दोनों ही अपडेट कराए, अपलोड दोबारा से कराए। तो हम लोगों की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। हम चूंकि बात करें CSC के इकोसिस्टम की, तो आप लोग तो काम कर ही रहे हो। CSC अपने आप में बहुत बड़ा नेटवर्क है। हमारे जो BLE भाई जो कि UCL की सर्विसेज पे काम नहीं भी कर रहे हैं वो भी थोड़ा सा इस पार्ट पे ध्यान दें कि आपके सर्कल में आप खुद से भी अपने डॉक्यूमेंट अपलोड करें और अपने सर्कल में जो भी आपके सगे संबंधी हैं, आपके रिलेटिव्स हैं, फ्रेंड्स हैं, उनको थोड़ा सजेस्ट करें कि आप अपने आधार में डॉक्यूमेंट अपलोड ID प्रूफ और एड्रेस प्रूफ, ID प्रूफ में जो भी डॉक्यूमेंट आते हैं वो ID प्रूफ और एड्रेस प्रूफ में जो डॉक्यूमेंट आते हैं वो एड्रेस प्रूफ से संबंधित डॉक्यूमेंट, दोनों ही डॉक्यूमेंट्स को अपने आधार में अपलोड करवा लें। तो आप लोगों से थोड़ा सा निवेदन है और आपसे पिछले काफ़ी समय से बात भी हो रही है, मैंने पहले भी फेसबुक लाइव सेशंस पे आपको बताया है कि हमें UIDAI हमसे बहुत ज़्यादा उम्मीद रख रहा है इस प्रोजेक्ट पे, और इस प्रोजेक्ट में निर्धारित शुल्क आपके लिए 50 रुपये ही रखा गया है। जैसे आप डेमोग्राफिक अपडेट पे जो भी काम करते हो उस पर 50 रुपये लेते हो, रेजिडेंट से चार्ज करते हो, सेम डॉक्यूमेंट अपलोड की एक्टिविटी में भी आपको 50 रुपये ही रेजिडेंट से चार्ज करने हैं। दूसरी चीज़, आप लोग कभी भी जो रेजिडेंट है उनका प्रिंट करके देते हो आधार, तो कलर प्रिंट करके लेमिनेट साथ में करने का जो यूजर चार्जेस है वो 30 रुपये है। अगर आपने कलर प्रिंट किया और लेमिनेट करके दिया तो 30 रुपये आपको रेजिडेंट से चार्ज करने हैं। इसमें कभी भी कुछ कंप्लेन आती है या कुछ होता है तो फिर बाद में हम लोग बताते हैं कि हमने सर 100 रुपये ले लिए, 150 रुपये ले लिए, इसलिए ले लिए कि हमने उसका PVC कार्ड बना के दिया या उसका हमने प्रिंट आउट भी करके दिया या हमने उसका कुछ और भी सर्टिफिकेट बनाने में उसकी मदद की थी, डोमिसाइल बनाने में, कास्ट सर्टिफिकेट बनाने में या बर्थ सर्टिफिकेट बनाने में, इसलिए सर हमने पैसे ज़्यादा लिए। तो प्लीज़ आपसे थोड़ा सा अनुरोध है, अगर आप ऐसी कुछ दूसरी सर्विसेज का भी उसको लाभ दे रहे हैं या उसकी हेल्प कर रहे हैं उस डॉक्यूमेंट को बनवाने में, तो आप रेजिडेंट को अच्छे से बताएं, समझाएं कि आपका जो हमने आधार अपडेट किया है या आधार करेक्शन का काम किया है उसका 50 रुपये ही लिए हैं, जो आपने अदर सर्विसेज का लाभ मेरे से लिया है उसके वो यूजर चार्जेस हैं। ये बहुत ही बड़ा चैलेंज आज की डेट में फेस करना पड़ रहा है हम लोगों को, और बहुत ज़्यादा कंप्लेंट्स इस चीज़ पे आ रही हैं ओवर चार्जिंग को लेके। और फिर हम या आप जो है डिफेंड करने की हम लोग यही कोशिश करते हैं कि सर हमने जो है उसका और भी कुछ काम किया था इसलिए हमने पैसे ज़्यादा लिए। तो प्लीज़ ओवर चार्जिंग की एक्टिविटी में UIDAI जो है हम भी दोनों जो हमारा ज्वाइंट एक ही उस पर पॉलिसी पे काम कर रहे हैं, 0% टॉलरेंस, इस पर 0 टॉलरेंस है।
ओवर चार्जिंग हमें नहीं करनी है, 50 से 51 रुपये भी नहीं लेने हैं आधार संशोधन के या डॉक्यूमेंट अपलोड दोनों प्रोसेस में। अगर आपने प्रिंटिंग किया है तो उसकी भी निर्धारित फीस 30 रुपये है, 30 रुपये से एक्सीड नहीं करना चाहिए वो अमाउंट। हाँ, अगर आप पीवीसी प्रिंटर लेके रखे, पीवीसी प्रिंट करते हैं तो 50 रुपये उसकी निर्धारित शुल्क है, तो वो कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आपने कलर प्रिंट आउट करके दिया है, उसको फोटो पेपर पे दिया है, तो वो 30 रुपये ही उसका साथ में 30 रुपये है, उसका 100 रुपये नहीं है कि आपने 100 रुपये 50 रुपये ले लिया उसका प्रिंटिंग के नाम पे। तो 50 रुपये करेक्शन अपडेशन या डॉक्यूमेंट अपलोड के और 30 रुपये प्रिंटिंग चार्जेस। और प्रिंटिंग तो आप लोग बाद में करते हो, कई बार आप लोग बोलोगे कि सर हमने प्रिंटिंग और दोनों साथ में नहीं लेने हैं ये चार्जेस। आपने जिस समय पे जितना काम किया, क्योंकि आप एनरोलमेंट सेंटर हो, आप केवल पहले एनरोलमेंट कर रहे हैं, जरूरी नहीं है कि उसका आधार जो है वो जनरेट हो ही जाएगा। जनरेट हो जाएगा तो वो स्वतंत्र है, उसको जरूरत नहीं है तो प्रिंट नहीं भी कराएगा, सॉफ्ट कॉपी घर पे जाके अपना डाउनलोड करके अपने पास रखेगा। ठीक है, तो आप बाध्य नहीं कर सकते हैं किसी को कि प्रिंट कराने भी वहाँ पे आए एडवांस पैसे लेने के नाम पे। आप डॉक्यूमेंट अपलोड या फिर डेमोग्राफिक अपडेट जब कर रहे हैं तो 50 रुपये ही रखें और रजिस्टर जरूर मेंटेन करें। और रजिस्टर मेंटेन करने के साथ रजिस्टर में जितने रेजिडेंट जिसका काम किया है उसका ही नाम और उसकी सही डिटेल, क्या काम किया और मोबाइल नंबर, ये कुछ 3-4 फील्ड्स हैं जो कि जरूर आपके रजिस्टर में मेंटेन होनी चाहिए, जिससे कि इस चीज़ को वेरीफाई किया जा सके और आप भी अपने आप को डिफेंड करने में हम लोगों की हेल्प कर सकें और अपनी भी मदद कर सकें। आप रजिस्टर ही नहीं मेंटेन करके रखेंगे, आपके सेंटर पर सीसीटीवी कैमरा वो भी जरूरी है, होना चाहिए, क्योंकि जब कभी भी कुछ इन्वेस्टिगेशन होती है तो इन्हीं सब चीज़ों से वेरीफाई किया जाता है कि वहाँ पे कौन किस टाइम में पे आया, क्या काम करा के गया और यूजर चार्जेस आपने क्या लिए। तो सीसीटीवी कैमरा और रजिस्टर, ये 2 चीज़ें आपको जो कंप्लायंस है उसको फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। ये आज का जो मुलाकात सेशन था, बस मुझे आज की मुलाकात सेशन में आपसे यही सब बातों पे चर्चा करनी थी। और जो भी अली भाई इस सेशन को देख रहे थे, उस सभी भी अली भाई का मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि इस सेशन के साथ जुड़े रहे। और हम इस आशय से ही आगे वे फॉरवर्ड आगे काम करेंगे कि जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर लेंगे, यूआईडीआई के गाइडलाइन के अनुसार जो डॉक्यूमेंट्स बताए गए हैं, और जो यूजर चार्जेस हैं, यूजर चार्जेस से भी जो निर्धारित शुल्क बताया गया है वही रेजिडेंट से हम लेंगे, उसके साथ व्यवहार अच्छा रखेंगे और अपना सेंटर नियमित खोलेंगे, जिससे कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा सुविधा जो आपको यूसीएल पे काम करने की दी गई है उस सेंटर्स के माध्यम से आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा सुविधा को पहुंचा सकें। तो प्रोडक्टिविटी और क्वालिटी दोनों पे ही काम करना है। अपने ट्रांजेक्शन्स को आप ऐसे ही बढ़ा सकते हैं कि ज़्यादा समय देने पे, क्योंकि जिन सेंटर्स पे डेली रेगुलर खुलते हैं, डेली आप लोग अपना काम करते हो, वहाँ पे ऑटोमेटिक आपके ट्रांजेक्शन्स भी हम लोगों ने ऑब्जर्व किया है ज़्यादा होते हैं। लेकिन जो कभी कभी खोलते हैं, थोड़े टाइम के खोलते हैं, उनके लिए प्रॉब्लम है। अपने सेंटर की ब्रांडिंग करें, अपने सेंटर ब्रांडिंग जरूर रखें, आसपास अपने सेंटर का प्रचार प्रसार करें, क्योंकि आपके पास तो बैंकिंग भी है, आप बीसी हो तभी यूसीएल मिला है, यूसीएल जैसी सर्विस है आपके पास में, और सीएससी की अदर सर्विसेज भी, सारी सर्विसेज पे आप काम कर सकते हो। आप बिजली बिल भी कलेक्शन कर सकते हो, आईआरसीटीसी की सर्विसेज हैं, इंश्योरेंस से संबंधित सर्विसेज हैं, हमारे साथ में ई स्टोर, ग्रामीण ई स्टोर, सेल्स की सर्विसेज, कुछ सर्विसेज हैं आपको थोड़ा सा पोटेंशियल बनाने के पर्पज से एड ऑन की गई हैं, क्योंकि आप G2C B2C सभी सर्विसेज पे काम करते हो। तो आपसे अनुरोध हमेरा हमेशा से यही रहता है कि आप जो CSC के पोर्टल पे जितनी भी सर्विसेज है सभी सर्विसेज पे ज़्यादा से ज़्यादा काम करें और अपने सेंटर को एक कॉम्प्लेक्स के रूप में चलाएं। ग्रीवियांस और जो कंप्लायंस है उसको ध्यान में रखते हुए काम करें, किसी भी तरह से मैल प्रैक्टिस में या जो वायलेशन है रूल्स के वायलेशन को ना करें। मैं आप सभी से इसी अनुरोध के साथ में आज की मुलाकात सेशन से सभी वीएलई भाइयों से अनुरोध जो है इजाज़त चाहूँगा, और जिन्होंने इसको देखा उसके लिए, उनके लिए, सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप इस फेसबुक लाइव सेशन को हमारे CSC उत्तर प्रदेश पेज से कभी भी बाद में भी देख सकते हो, ये हमेशा उस पर सेव रहती है। इस तरह के जो आज की मुलाकात सेशंस हमारे डेली बेसिस पे होते हैं। तो इसी के साथ में मैं सभी वीएलई भाइयों का धन्यवाद देते हुए आज की मुलाकात सेशन से आपसे इजाज़त चाहूँगा। धन्यवाद।